भी आज ऐसा लग रहा है कि आज हम ऐसी प्रतिमा के सामने खड़े हैं, ऐसे महापुरुष के पास खड़े हैं, तो हम और थोड़ा गर्व महसूस होता है सर। मैं आपके साथ भी अच्छा लगता है कि आप यहाँ आए और बाबा साहब की विचारधारा हाँ। से बहुत प्रभावित हूँ। हाँ जी। और पूरी कोशिश होती है कि हाँ जी। विचारधारा के अनुसार ही अपनी जिंदगी जीऊं। हम जनरली क्या होता है कि दूसरे लोगों के साथ ना हम संस्था बना लेते हैं, फिर हम दूसरे लोगों को सुधारने के लिए जाते हैं। लेकिन यदि अम्बेडकर साहब की जो विचारधारा है उसके अनुसार हम अपने आप को ही सुधारने की कोशिश कर लेना तो भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही पहले है। खुद सुधरो फिर दूसरों को सुधारो, सही है। पहले खुद शिक्षित बनो फिर दूसरों को शिक्षित बनाओ, तभी बात बनेगी और तभी ये मिशन इनका पूरा हो सकेगा। सही है सर, एक बार फिर से शत नमन ऐसी महापुरुष को। और आप इधर आए, आपका भी स्वागत है हमारे शो पर। धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त देव, चैट विद देव में आपका स्वागत है। बहुजन टीवी पर आज मेरे सामने एक ऐसे शख्स हैं, ऐसी पर्सनालिटी हैं जो कि हमें सब प्लान एक्ट के बारे में एक बहुत बड़ी विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं मिस्टर मनसाराम जी का, जो हमारे बिलासपुर से हैं और स्टेट कॉलेज हैं। सर आप थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दो सर जरा, मैं आपके उससे। सर जैसे आपने बताया, मेरा नाम मनसाराम है। हाँ जी। और मैं भारतीय स्टेट बैंक में जॉब करता था, वहाँ से रिटायर हुआ हूँ। और समाज सेवा में काफ़ी शुरू से, बचपन से ही समझो कॉलेज टाइम से लगा रहता हूँ। बहुत एनजीओज़ के साथ मैंने काम किया है। और एट प्रेजेंट मैं एक स्टेट पुलिस फॉर SC/ST एक्ट 2 है, शेड्यूल्ड ट्राइब सब प्लान के लिए जो एक्ट बनाने की जो बात चल रही है, उसके लिए एक स्टेट पुलिस बना है जिसका हेड ऑफिस हमारे पालपुर में है। मैं उसका एक डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का कोऑर्डिनेटर हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के कोऑर्डिनेटर के रूप में आपसे चर्चा करने आज आपके पास। सर दर्शकों, मैं आज आपसे एक ऐसे शख्स से मिलने जा रहा हूँ जो कि कोऑर्डिनेटर स्टेट कॉलेज इन फॉर SC/ST फॉर ST और SC सब प्लान एक्ट जो कोऑर्डिनेटर हैं। सर मेरा एक सीधा सवाल आपसे ये है कि ये सर है क्या, ये सब प्लान और जो ये बनाने जा रहे हैं आप, जो एक्ट की आप वो इसकी क्या है सर, इसकी कैसी क्या भूमिका, थोड़ा सा मेरे को इंट्रोडक्शन बताओ सर। है क्या ये? देखिए, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले हमारे दलित समाज की बहुत दुर्दशा थी। और जब भारत आज़ाद हुआ तो और भारत का संविधान बना, तो संविधान में भारत में एक वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य का एक इसके कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य को लेकर अस्तित्व में आया। और इसमें प्रावधान किया गया भारतीय संविधान में कि भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित किया जाएगा कि जो वंचित शोषित वर्ग है उनको भी सभी मूलभूत सुविधाएं दी जाए और उनका शोषण बंद किया जाए और किसी न किसी प्रकार से उनको देश की मुख्य धारा में शामिल किया जाए। ये और इस शोषित वर्ग को देश की मुख्य धारा में शामिल करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी जब भारत आज़ाद हुआ। राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक है कि समाज के सभी वर्गों का उचित, एक बराबर और समावेशी विकास हो। जब 1/4 आबादी पिछड़ी रह जाएगी तो कोई भी देश कभी भी विकसित नहीं कहला सकता। आज़ादी के बाद SC/ST के उत्थान के लिए बहुत से कदम उठाया गया, परंतु वो नाकाफी पाया गया। जितनी भी सरकारें आई सब ने कोशिश की, परंतु जो शोषित वर्ग की जीवन शैली में जो सुधार होना चाहिए था, जो उनके जीवन स्तर में जो सुधार होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। संविधान में अनुसूचित जाति के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बहुत से प्रावधान किए गए और राज्यों को कर्तव्यबद्ध किया गया कि इन प्रावधानों को पूरा किया जाए। लेकिन सभी वर्गों के समाजसेवी विकास के प्रावधानों को लागू करके योजनाओं के माध्यम से शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक विषमताएं दूर करें, परंतु ये चीज़ें सारी कागजों में ही रह गई। प्रैक्टिकल रूप से उतना उत्थान नहीं हो पाया। आज की देश को 75 साल आज़ाद हुए हो गए, लेकिन आज भी बहुत सी जगहों पर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की ज़िंदगी बहुत ही
बुरी हालत में हैं, बहुत ही दयनीय स्थिति में वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब है बात अनुसूचित जाति उपयोजना की। इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सरकारों ने, भारत सरकार द्वारा SC/ST विशेष घटक योजना 1979 में 1979 में लागू की गई, जिसके अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में बजट को एलोकेट किया गया, बजट को आवंटन करने के सर मैं ये समझूं इसको कि जो आप कह रहे हैं कि ये 79 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एक एलोकेट किया है कि पॉपुलेशन के हिसाब से SC और ST की पॉपुलेशन के हिसाब से जो आप उनके लिए बजट का जो प्रावधान है वो इसी हिसाब से, इसी रेशो से होना चाहिए। मतलब मैं आप इस प्लान को ये समझू आपको, ठीक है सर। यस सर मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ सर, आपकी बहुत अच्छी योजना है, बहुत अच्छा जो आपका ये चीज है सर, आप आगे कुछ बोलना चाहते तो। यह जो आवंटन है ये साधारण बजट से अतिरिक्त है। अच्छा। ये बजट स्पेशली रिजर्व कर दिया गया कि इस बजट को सिर्फ SC/ST के लिए के जीवन स्तर सुधारने के लिए और उनकी मूलभूत सुविधाएं SC/ST समाज को प्रदान करने के लिए ही इसका प्रयोग किया जाएगा इस बजट का। नहीं, हमारा जो सर जनरल बजट आता है उससे ये बिल्कुल अलग से है। उससे क्या ये अलग से प्रावधान होता है? अलग से है। अच्छा, और इस बजट को कभी भी ना डाइवर्ट किया जा सकता है, ना ये बजट लैप्स हो सकता है। अच्छा, ये जो हमारा जनरल बजट होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो जनरल बजट होता है, उसके अतिरिक्त इसका प्रावधान अतिरिक्त है। दर्शकों, आज हम एक ऐसी जानकारी जो मुझे भी इसका नॉलेज नहीं था, क्योंकि हम भी ये सोचते हैं कि शायद जो सारा प्रावधान होता होगा ये जनरल बजट में होगा, आम जनता भी यही सोचती है। पर आज मैं सर से ये चीज मुझे एक नई मिली है कि इसका एक अलग से प्रावधान होता है। टोटल बजट का जितनी हमारी जनसंख्या है, टोटल बजट का जितनी हमारी जनसंख्या है उतना % बजट SC/ST के लिए अलग से प्रावधान किया जाता है। और इसमें साथ में बात यह भी है कि SC/ST की जो पॉपुलेशन है, अनुसूचित जाति जनजाति की जो पॉपुलेशन है, उसको जो सामान्य बजट होता है उसका भी लाभ मिलता रहेगा। सर एक चीज में आपको यही रोकना, दोनों लाभ मिलेंगे। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। आप मुझे एक चीज बताओ सर, ये इसमें की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको? क्या है सर, क्या इसमें अलग से प्रावधान की आज आप क्यों अवेयर करना चाहते हैं जनता को? आप क्यों चाह रहे हैं कि लोगों के ये एक्ट बने? क्या है सर आपकी, क्या इसकी योजना है? जरा थोड़ा डिटेल में बताओ सर। ऐसा है, योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजना जो 1980 से लेकर 85 तक थी, इसमें SC/ST विशेष घटक योजना शुरू कर दी। हिमाचल प्रदेश में इस योजना को 1979-80 में अपनाया गया। वर्ष 2006 में अनुसूचित जाति उप योजना शुरू की गई, उसको चेंज कर दिया गया, SC की अलग कर दी और ST की अलग कर दी 2006 में। ये 2006 में क्या हुआ सर? इसमें 2006 में कर दी ना, अलग अलग है। अच्छा, ये 2006 में ये SC की अलग हो गया और ST की अलग हो गया। 2006 में अनुसूचित जाति उप योजना की शुरुआत हुई। अलग से अनुसूचित जाति उप योजना की शुरुआत की गई 2006 में। उप योजना बजट व्यय ना तो डाइवर्ट हो सकता है, जैसे मैंने पहले बताया, और ना ही लैप्स हो सकता है। लेकिन जैसे आप बोल रहे हैं कि आज की डेट में इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो इस बजट को डाइवर्ट किया जा रहा है। और ये बजट, पूरा बजट जो है वो SC/ST के उत्थान के लिए, उनको मूलभूत सुविधा बनाने के लिए जो योजनाएं बनी है उन योजनाओं पर खर्च नहीं किया जा रहा। डाइवर्ट इन द सेंस कि ये बजट माना एक आ रहा है आपके 10,000 करोड़ रुपया आपने ये रखा है प्रावधान इसमें सब प्लान में, तो अगर ये नहीं यूज होता है तो इसको आप दूसरी जगह डाइवर्ट कर रहे हैं। मतलब जो नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट आप ये कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, ये उन्हीं के लिए लगना चाहिए जो SC और ST के लोग हैं, निरी लोग हैं, उनके विकास में लगना चाहिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर बढ़ना चाहिए, उनकी स्कूलिंग अच्छी होनी चाहिए, उनको जो वहाँ वो सब कुछ सुविधा मिलनी चाहिए उनको, जिस बजट में प्रावधान है। आप कह रहे हैं कि यही बजट डाइवर्ट होता है दूसरी जगह। गवर्नमेंट इसी बजट को डाइवर्ट कर सकती है हॉस्पिटल बनाने में, क्या ऐसा मैं सही समझ रहा हूँ सर? नहीं, करती है लेकिन होना नहीं चाहिए। अच्छा, होना नहीं चाहिए। अच्छा, ये क्या है आपके पास, इसका कोई ऐसा पुख्ता प्रमाण? होना इसलिए नहीं चाहिए, गवर्नमेंट इज गोइंग टू डाइवर्ट दिस बजट, क्या है आपका? बहुत से लोग ये बात भी करते हैं कि यदि हॉस्पिटल में SC/ST सप्लाई का पैसा लगता है या सड़क पे लगता है या पुल पे लगता है, तो उस चीज को, हॉस्पिटल की सुविधा को SC समाज भी यूज करता है। पुल की सुविधा है तो उसको भी SC समाज यूज करता है, और सड़क की सुविधा है तो उसको भी SC समाज यूज करता है। लेकिन मैं इस बात को एक छोटे से एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। बिल्कुल, बोलो सर। एक परिवार के पेरेंट्स के 4 बच्चे हैं,
सही 4 बच्चों को 5-5 हजार रुपया वो पॉकेट मनी देते हैं। सही है। लेकिन आप एक बच्चे से पॉकेट मनी ले, वो अपनी अपनी पॉकेट मनी वो अपने अपने यूज के लिए यूज करेंगे। लेकिन आप क्या करते हो कि एक बच्चे का पॉकेट मनी लेके होटल से बढ़िया खाना ला करके पूरे परिवार को खिला देते हैं। तो क्या ये उस बच्चे के साथ न्याय हो रहा है? नहीं। इसी प्रकार जो बजट सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए प्रावधान किया गया जिस बजट का, उस बजट को किसी दूसरी जगह डाइवर्ट नहीं किया जाना चाहिए और ना ही वो किया जाना चाहिए। अब ये एससी समाज के साथ सरासर अन्याय है और आर्थिक अन्याय है। नहीं, मैं एक चीज और मेरे दिमाग में एक सवाल और आ रहा है सर इसी से, कि ये जो डाइवर्ट की आप बात कर रहे हैं कि बजट डाइवर्ट होता है या डाइवर्ट हो रहा है, तो आपकी जो ये स्टेट कॉलेज में जो आप काम कर रही हैं, क्या आपके पास इस तरह की पुख्ता एविडेंस है कि ये बजट डाइवर्ट होता है या हो रहा है? बिल्कुल। अच्छा, इसके आपके पास वो है? मेरे पास डाटा है। अच्छा, इसका डाटा है अभी। अच्छा, थोड़ा बताओ सर, डिटेल बताओ सर। बहुत मैं अभी बड़े लंबे में नहीं जाऊंगा, 23-24 की बात करना चाहूंगा। अच्छा, कि स्टेट हिमाचल स्टेट का जो टोटल बजट था अच्छा 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 2023-24 के लिए, अच्छा 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 वो बजट 42,704 करोड़ का था। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। इसके हिसाब से हमारा 42,000 करोड़ में से कम 10,500 करोड़ के करीब बजट एससी सप्लान में अच्छा 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 आवंटित होना था। अच्छा अच्छा, जबकि वो 10,500 करोड़ ना करके सिर्फ 3,464 करोड़ ये आवंटित किया गया। अच्छा, बजट ही कम आवंटित किया गया, जबकि वो पॉपुलेशन के हिसाब से 25% के हिसाब से 10,500 करोड़ होना था। कर दिया कितना? 3,464 करोड़। और उस 3,464 करोड़ जो किया, उसमें से सारा का सारा पैसा डेबिट कर दिया गया या लैप्स किया गया और सिर्फ अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए सिर्फ 185 करोड़ रुपया ही खर्च किया गया पूरे साल में। सर, अगर मैं आपकी इस पूरे साल पूरी इसको पढ़ूं कि जो कि टोटल बजट का लगभग 4%, लगभग ये तो सर 4% भी नहीं बन रहा है, तो 0.4% लिखा सर आपने। आपने लिखा है कि जो बजट को एक्सट्रैक्ट करने का जो ये फॉर्मूला है आपने यहाँ दिया है। हाँ। तो जूम करो, ये देखो सर, ये जो आपने दिया है ये तो बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट है आपने क्रिएट किया हुआ सर। अच्छा, आप ये कह रहे हैं इसमें कि जो आपका स्टेट कॉलेज है इसमें ये कह रहा है कि जो बजट एक्चुअली स्पेंड ऑन द एससी कम्युनिटीज इन द ईयर 2023-24 का है सर, ये ना। और स्टेट आउटले ये हो रहा है 42 करोड़। हाँ, टोटल बजट ये एससी का टोटल बजट है नहीं, स्टेट का टोटल जनरल बजट का, ये जनरल बजट ये जनरल बजट में समझिए, जो कि 42,704 करोड़ है। और यहाँ पर ये एससी और डीपी एलोकेशन क्या है सर? ये एससी डीपी एलोकेशन है जो शेड्यूल्ड कास्ट डेवलपमेंट प्लान के लिए। अच्छा, डेवलपमेंट प्लान के लिए जो पैसा इन्होंने रखा है 3,464 करोड़, जबकि 10,500 करोड़ के करीब होना चाहिए 25% इसका। अच्छा, अगर ये पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ इसको एलोकेट किया जाए जो प्रॉपर्टी, तब कितना बनेगा सर? 10,500 करोड़। 10,500 करोड़ बनेगा। सही है सर आपकी बात। मैं एक बात आगे और इसको ढंग से समझते सर। ये देखो सर, आप आगे कह रहे हैं कि बजट एक्चुअली बेनिफिटिंग एससी कम्युनिटीज ओनली 185 करोड़, 185 करोड़ ही इसमें से हुआ है। 3,400 करोड़ 464 करोड़ जो बजट एलोकेट किया गया, 185 करोड़ ही खर्च किया गया। बाकी रिमेनिंग बजट या तो डाइवर्ट कर दिया गया या लैप्स हो गया। तो डाइवर्ट ये तो बहुत सारा है सर, ये तो 3,279 करोड़ जो आपका आंकड़ा है। और यहाँ पर तो ये 0.4% बन रहा है जो एक्चुअली लोगों के लिए, नीडी लोगों के लिए। तो ये तो सर बहुत ज्यादा, इसमें तो मेरे को लगता है ये तो मुझे भी सर इसका ज्यादा नॉलेज नहीं था। तो ये तो आपका, ये तो मेरे ख्याल से, तो ये जो आप कह रहे हैं विकास कि एससी का विकास होगा, ओबीसी का विकास होगा, तो वो कैसे हो रहा है? बजट जो हमारे नाम पे जो एलोकेट हो रहा है, सारी जगह प्रोपेगेंडा होता है। और बहुत से संगठन ऐसे भी हैं जो एससी समाज के लिए बोले कि सारा कुछ संविधान में प्रोविजन इनके लिए किए गए हैं और यही देश को खा गए, इनके लिए सारा कुछ हो रहा है। और एक्चुअल जो वास्तविक स्थिति है वो आपके सामने है। ये तो सर बड़ी अजीब सी स्थिति है सर। अगर इस पर तो मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन को, आपके लोगों को, आपकी जो बहुत को सलाम करता हूँ कि आप लोगों ने ऐसे इशू को उठाया है। और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप इसमें जरूर कामयाब होंगे। जैसा भी है, आप जो भी कर रहे हैं, इस पर सारा रिसर्च जो है आज आपने मुझे बताया है। और सर एक चीज मैं आपसे आगे कहना चाहता हूँ, हमारे आप स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं बैठे हुए श्री मंचाराम जी, स्टेट कॉलेज फॉर ST सब प्लान एक्ट के। और मैं इनसे, ये तो बहुत अजीब सी स्थिति है सर, जो ये जब हम बजट को देखते हैं ना सर, ये तो
इसमें एक चीज बताओ आप डायरेक्टली सर, इसमें पब्लिक का कितना हित होता है और कितना अहित होता है? पब्लिक कितनी बेनिफिट है इससे अगर ये बन जाए, और अगर नहीं आ रहा है तो हम तो ये तो कहीं भी नहीं, कैसे डेवलपमेंट हो रहा है उन लोगों का जो नीडी लोग हैं हमारे? देखिए, मैं थोड़ा सा अभी पहले जो जरूरत क्यों है इसके ऊपर थोड़ा हाँ, बात इसके ऊपर करना बताओ चाहूंगा। सर। यह योजना सिर्फ कागजों में ही, जैसे आपको लग रहा है कि कागजों तक ही सीमित रह गई है, प्रैक्टिकली ये इसका कोई भी उपयोग SC ST समाज के लिए नहीं हो पा रहा है। दूसरे कि 25% थी अनुसूचित जाति की जो पॉपुलेशन है हिमाचल के अंदर, वो करीब 25% के करीब है, और बजट भी 25% से आवंटित होता था। अब अनुसूचित जाति की आबादी 33% है और बजट सिर्फ 4% ही बजट 0.4% है। ओके, और पॉपुलेशन कितनी है सर? 33%। जी हाँ, तो ये बजट कितना आना चाहिए था? 33%। यस। तो आ रहा अभी जो आप इसमें लिख रहे हैं, इसमें आ रहा आपका 0.4%। जो खर्च ये किया तो जा रहा एक है, इस तरह खर्च किया जा का रहा है। मौकरी है सर, ये तो हमारे साथ इस तरह का। और ये इसलिए भी ज्यादा हम्म। अब आज की डेट में वो जरूरी हो गया है कि हर हर मंच से ये आवाज उठती है कि रिजर्वेशन खत्म होनी चाहिए। और जो मौजूदा सरकार की जो नीतियां हैं, वो नीतियां इस प्रकार से लागू की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं और लागू की जा रही हैं कि रिजर्वेशन अपने आप ही खत्म हो जा रही है, डाइल्यूट हो रही है, और अपने आप ही जैसे कोई चीज कोलैप्स हो जाती है, वैसे कोलैप्स वाली सिचुएशन में इस टाइम रिजर्वेशन का जो सिचुएशन है वो चल रही है। यदि ये बजट सिर्फ SC ST समाज के लिए यूज होता है, मतलब रिजर्वेशन क्यों खत्म हो रही है, इसका मेन कारण है प्राइवेटाइजेशन। रिजर्वेशन सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में थी, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की सुविधा लोगों को नहीं दी गई है। और प्राइवेट सेक्टर की जब पब्लिक सेक्टर खत्म हो जाएगा तो आदमी नौकरी करने कहाँ जाएगा? बेरोजगार। प्राइवेट सेक्टर में आपके रिजर्वेशन है नहीं, वहाँ पे पूरी तरह से एक कोई कंसेशन नहीं मिलेगा, कोई कुछ नहीं मिलेगा, तो पूरा तरह से कंपटीशन होगा और वहाँ पे बहुत ही सक्षम लोगों की जरूरत पड़ेगी। सही चीज बताओ मैं, जब ये पैसा एक्ट का इसमें लागू होगा तो इससे क्या होगा कि SC ST के बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल खुलेंगे, स्पेशल कोचिंग सेंटर खुलेंगे, पूरा वो करेगा, और उनका स्तर शिक्षा का इतना ऊंचा हो जाएगा कि वो ओपन वालों के साथ बिल्कुल प्रॉपर्ली जब सर आपका बजट सबके लिए सक्षम हो जाएंगे। आप कह रहे हैं कि बजट आ ही नहीं रहा है, जब बजट आ ही नहीं रहा है तो वो किस तरह से, हम तो वो तो ग्राउंड पर रहेंगे लोग, वो तो स्ट्रगल करते करते सुबह दिहाड़ी कमाते 500 की, तो शाम को तो उनका खर्चा वहीं पूरा हो जाता है। बिल्कुल, किस तरह से बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? तो इसीलिए यदि ये बजट हमारे लिए आता और लागू होता तो हमारे बच्चों को जैसे नवोदय विद्यालय के तर्ज पर स्पेशल स्कूल खुलते, स्पेशल कोचिंग सेंटर होते, वो अच्छी क्वालिटी के होते और अच्छी क्वालिटी की शिक्षा देते हैं। आज की डेट में शिक्षा का ये हालत है कि मैं अब सरकारों के नाम ना भी लूं कि पिछली सरकारों ने 8वीं तक कोई एग्जाम नहीं होगा सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे 8वीं तक कोई भी परीक्षा नहीं होती, उनको वैसे ही प्रमोट किया जा रहा है। अब जैसे आप बोल रहे हैं कि हमारे समाज के लोग जो हैं वो 400 रुपए दिहाड़ी, 500 रुपए दिहाड़ी कमा रहे हैं, तो वो उनके बच्चे 90% बच्चे सरकारी स्कूलों में दलित समाज के पढ़ रहे हैं, और उन बच्चों का भविष्य क्या है, उनकी शिक्षा का स्तर क्या है कि 8वीं तक उनका एग्जाम ही कोई नहीं होगा, तो बच्चा पढ़ेगा क्यों? जब बच्चे का एग्जाम ही नहीं होगा तो बच्चा पढ़ेगा क्यों? दूसरे बच्चे जो पब्लिक स्कूलों से आ रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूलों से आ रहे हैं, वो जब मैट्रिक में जाएंगे या ये बच्चे मैट्रिक में जाएंगे तो ये कहीं भी किसी भी रूप में इनके साथ कंपटीशन फाइट नहीं कर सकते। यदि ये योजना लागू होती है तो इनके लिए भी स्पेशल स्कूल बने और ताकि वो उस लेवल की शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। सर मैं आपसे एक डायरेक्ट एक सवाल और पूछता हूँ सर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है इसके ऊपर, कहाँ जा रही है? देखिए, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या डायरेक्ट गवर्नमेंट आपकी बात सुन रही है? कि गवर्नमेंट के जो प्रतिनिधि हैं, गवर्नमेंट के जो MLA हैं, सांसद हैं, और क्या आप ये जो रियल सिचुएशन है, आपने जो स्टडी की है, सारी जो रिसर्च की है, जो आपके पास बहुत सारी रिसर्च है, गाँव में जाते हैं आप और बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं, और ये जो चीज बजट का जो आपने पूरा चिट्ठा खोल दिया है यहाँ पर, पूरा इसका ये पूरा षड्यंत्र जो है ये खुल गया, मुझे ऐसा लगता है। पर आप ये बताओ सर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए क्या कर रही है? दूसरी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, आपकी SC ST की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है? वो ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है सर? क्यों गवर्नमेंट को क्यों नहीं बताती है? क्यों अपने प्रतिनिधि क्यों नहीं बताते गवर्नमेंट को कि ये जो बजट है उन लोगों को दिया जाए, नीडी लोगों को? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाहती है, दर्शकों, गवर्नमेंट इंडिया क्या चाहती है?
गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि जो निम्न वर्ग हैं, जो नीचे के स्तर के लोग हैं, वो ऊपर आए। अगर हम देश को अगर विकसित करना चाहते हैं तो उन वर्ग को ऊपर लाना सभी बहुत वर्गों का जरूरी है। विकास, सभी का विकास, समान विकास होना चाहिए। समान और संपूर्ण विकास होना बहुत जरूरी है। सर आप मुझे ये बताओ, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कर क्या रही है सर, कहाँ पहुंची है आपकी ऑर्गेनाइजेशन? देखिए, स्टेट कोलिशन फॉर लेजिस्लेशन हाँ जी, हाँ जी। जो बना है, इसकी पहली मीटिंग मार्च 2023 को हुई थी। अच्छा, और उस मीटिंग में हमारे, जैसे आप बोल रहे थे, हमारी बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन, 18-20 ऑर्गेनाइजेशन उसमें आई थी। गुरु रविदास सभा, सुहार सभा उसमें आई, महाशय सभा आई, विश्वकर्मा सभा आई, वीर सभा आई, अच्छा, रविदास सभा आई, सभी ये संगठन आए और इन्होंने बैठ करके इस स्टेट कोलिशन का निर्माण हुआ और सब में इसमें पार्टिसिपेट किया और आगे के लिए भी ये इसके पार्टिसिपेंट्स हैं स्टेट कोलिशन के। और जब ये आए तो उसके बाद इस पे काम होना शुरू हुआ। स्टेट कोलिशन फॉर SC/ST जो एक्ट के लिए जो बना है, इसका जो मेन घटक है उस संस्था वो है आर्थिक और सामाजिक समानता के लिए जो अभियान है, उसको जो चला रही है जो संस्था, वो संस्था हमारे पूरे हिमाचल में रिसर्च वर्क करती है, डेटा कलेक्शन करती है और पूरा इसमें उनका पूरा रोल रहता है। ये फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर काम करती है। ये ऐसी कोई ऐसी नाम वाली संस्था नहीं है, ये पूरा रिसर्च वर्क होता है। पूरा हमारा हेड ऑफिस है इसका पानपुर में और वो पूरी तरह से इसकी तैयारी की है। पूरा एक्ट फिगर हमने पूरे गवर्नमेंट से लिए हैं RTI के थ्रू। और उसके बाद कंटिन्यूसली हमारा ये जो स्टेट कोलिशन है, ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक तहसील हेडक्वार्टर में इसका ये हम काम कर रहे हैं, इसको जनता तक ले जा रहे हैं। और हर एक MLA जितने भी हैं SC/ST के, पहले SC/ST के MLA को हम मिले हैं, उनको हमने अपना मांग पत्र दिया है कि ये SC/ST का एक्ट बनना चाहिए, डिमांड पत्र लेटर दिया है। और SC/ST एक्ट की कॉपी भी प्रोवाइड कराई गई है कि आप विधानसभा में इस जो SC/ST सप्लान है इसके लिए एक्ट बनाने की आवाज़ उठाएं। और इसके अलावा अभी 18 मार्च को हमने, हमारे स्टेट कोलिशन ने पूरे हिमाचल में जितने भी SDM के ऑफिस हैं, SDM के ऑफिस को एक अपना मांग पत्र दिया है, जो कि सरकार के लिए भिजवाने की बात की गई है कि ये एक्ट बनना चाहिए। और ये पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी MLAs हैं, सबसे विदाउट इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल एफिलिएशन, हमने विशेष सारे MLA के साथ इसमें हम वार्तालाप कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं और उनको कन्विंस कर रहे हैं कि इस एक्ट के ना बनने से हमारे समाज का बहुत नुकसान हो रहा है। यदि एक्ट बनता है तो ये सारा पैसा हमारे समाज पर खर्च होगा, बहुत बढ़िया, और हमारे समाज का बहुत समान विकास, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त सर। तभी हमारा देश एक विकासशील देश बन सकता है। ठीक है सर, मैं कोशिश करूंगा सर आपकी बात को हम मीडिया जरूर आगे तक ले जाएं, लोगों तक पहुंचेगी। दर्शकों एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आफ्टर शॉर्ट ब्रेक हम वापस आ रहे हैं। दर्शकों एक बार फिर से स्वागत है श्री मंचाराम जी का। सर मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं, जो ये हमारी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशनें हैं और SC और ST की और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशनें हैं, क्योंकि छोटे छोटे ट्रुप्स और छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशनें हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो मुझे कोई दिखाई नहीं देती पूरे हिमाचल में। अब जो एग्जिस्टेंस आया बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशनों का, और ये ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है कि बहुत सारा कंट्रीब्यूशन लेती हैं SC ST से और एक बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स करती हैं, बड़े बड़े ग्राउंडों में, बड़े बड़े हॉलों में बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। और अगर हम इन्हीं पैसों को जैसे 8, 10, 15 लाख रुपया इकट्ठा करते हैं, नीडी लोगों को आइडेंटिफाई करके इन्हीं पैसों को हम उनके लिए लगाएं, टारगेटेड ग्रुप को। और आप क्या कहना चाहते हैं सर, ये सही ट्रेंड हमारी सोसाइटी में आ रहा है कि हम इस तरह से अचीव कर पाएंगे उन चीज़ों को? देखिए, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, ये बिना कोई होमवर्क करके किए सीधा फील्ड में उतर जाती हैं काम करने के लिए। पहले थ्योरी, उसके बाद प्रैक्टिकल। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि एक्शन विदाउट विजन, एक्शन विदाउट विजन इज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। यस, ओके, एंड विजन विदाउट एक्शन इज यूजलेस। यस, आपके पास विजन है तो यदि उसका कहीं प्रयोग नहीं हो रहा है तो बेकार है। एंड लास्टली
विजन विद एक्शन एंड एक्शन विद विजन कैन चेंज द वर्ल्ड, वो पूरी दुनिया को बदल सकता है। तो जब लोगों के पास विजन नहीं है और ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन बनती रहेंगी और चलती रहेंगी, तब तक आपको कोई रिजल्ट्स नहीं आएंगे सामने। अच्छा, मतलब कहने मेन का बात। तात्पर्य आप कह रहे हैं कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, काम कर रही हैं, एग्जिस्टेंस हैं, बहुत सारे, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट फंडेड भी होगी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, और जो गवर्नमेंट से फंड भी लेती होगी, गवर्नमेंट एनजीओस टाइप के भी होंगे कुछ ऐसी एसटी की ऑर्गेनाइजेशन। और आज तक देखो से 70-75 साल हो गई, और हम अब एक नया ट्रेंड, मैंने इसलिए ये सवाल आपसे इसलिए पूछा कि एक नया ट्रेंड है कि हम एक बहुत बड़ी वो एक फंक्शन करते हैं, और बहुत बड़े पैसों का, जो मैं तो मिसयूज तो नहीं कह सकता हूँ, पर उनका भी कोई विजन होगा कि ये सोसाइटी के लिए बुक करना चाह रहे हैं कुछ सर। तो मैं ये आपकी बात सही है सर, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अच्छी विजन नहीं है, अच्छी उनकी रीच नहीं है, और ग्राउंड में पता नहीं कि हमने करना क्या है और कहाँ हमने पैसों को लगाना है, तो हम इसी तरह से हम सफर करते जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। आपका ये कहना है आपका। अच्छा सर, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ सर, जो ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन सर काम करते हैं, इसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कहता हूँ सर, मुझे ये लगता है, आप ये कह रहे हैं, तो क्या सर हम ये नीडी लोगों तक पहुंच रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन सही ढंग से काम कर रही है इसमें? ऐसा है, जब ऑर्गेनाइजेशन का कोई उद्देश्य स्पेसिफिक होगा और सही होगा, वो तभी सही होगा यदि आपने कुछ पढ़ा है, पढ़ाई की है, या आप किसी विचारधारा के साथ जुड़े हैं। जब विचार बनेगा तो विचारधारा बनेगी, और उसके बाद विजन क्रिएट होता है। यदि आपके पास कोई विजन ही नहीं है, कोई विचारधारा ही नहीं है कि हमने करना क्या है, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमने करना क्या है, और उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि हमने वो काम कैसे करना है। उसके बाद ये पता होना चाहिए कि इस काम को कौन करेगा और कैसे करेंगे, कब करेंगे। जब तक इन सवालों के जवाब हमारे पास नहीं होते, या जितने भी ये संगठन बने इनके प्रतिनिधियों के पास नहीं है, तब तक आपके पास रिजल्ट नहीं आएंगे। ऐसे हवा में तीर मारने से कुछ नहीं होने वाला। यदि आप सच्चे दिल से समाज की भलाई चाहते हैं, अपने इस शोषित वंचित समाज को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, इसका उत्थान करना चाहते हैं, इसको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, फिर उसके बाद उसका विकास करना चाहते हैं, ये अपने एक स्टेजेस हैं, स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो क्या है कि जो खाई में जो आदमी गिरा हुआ है, उसका उत्थान करना है, उसको ग्राउंड लेवल पे लाना है, वो तो उत्थान हो गया। उसके बाद उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, आत्मनिर्भर बन सके। उसके बाद उसके विकास की बात आती है कि वो बाकी लोगों के लेवल पे भी वो विकास करे। तो जब तक ये विजन ही हमारे पास नहीं होगा तो कुछ नहीं होने वाला। बड़ी बड़ी इवेंट्स को मैनेज करना, इससे सिर्फ आपको पॉपुलैरिटी मिल सकती है ना, आप स्ट्रेंथ शो कर सकते हैं। इसके स्ट्रेंथ शो करने के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होता है। सबसे बड़ी बात है कि आज की जितनी भी संस्थाएं बनी हैं, उनका एक ही उद्देश्य रहेगा, अपनी स्ट्रेंथ शो करनी है, 14 अप्रैल अच्छे से बनाना है, कबीर जयंती अच्छे से बनानी है, खूब भीड़ इकट्ठी करनी है, खूब पैसा उसमें लगाना है, मतलब और खर्च करना है, रविदास जयंती बनानी है। ऐसे ऐसे मैनेजमेंटों से समाज का बहुत ज़्यादा भला नहीं होता है। अच्छा, जो मैं सीधी साफ बात बताऊँ, यदि आप सच्चे सही मायनों में समाज का के लिए कुछ करना चाहते हो, तो यदि आपके पास है सब, जैसे अब 14 अप्रैल है, इसके लिए किसी एनजीओ के पास 5 लाख का फंड आ जाता है, 5 लाख का फंड, तो उसका फर्ज है कि वो 60,000 1 लाख रुपए तक उस फंक्शन को करे। जो 4 लाख रुपए उसके पास बचता है, उस 4 लाख से पूरा थ्रू आउट ईयर अगले 14 अप्रैल तक समाज के विकास के लिए, समाज की जो स्कीमें हैं वो उन तक पहुंचाने के लिए, और बच्चों के उत्थान के लिए उस पैसे को जगह जगह जाके उनको जागरूक करें और उनको आत्मनिर्भर बनाएं, उनके उत्थान के लिए काम करें। तब जाकर के कहीं हम, जो 14 अप्रैल मनाया जाता है, 14 अप्रैल मनाने का मतलब ये नहीं है कि हमने इतनी भीड़ इकट्ठी कर ली और इतना हमने खर्चा कर लिया, ये दिखाने के लिए नहीं 14 अप्रैल मनाना। 14 अप्रैल मनाने का उद्देश्य है कि जो आपने साल भर जो काम किया है उसकी एवेल्युएशन करने का दिन है वो 14 अप्रैल। हाँ। जो आपने पूरा साल वंचित समाज के लिए जो कार्य किया है वो कहाँ तक संभव हुआ, क्या उसके रिजल्ट निकले और उसमें कहाँ कमी रह गई है और कैसे उसको सुधारा जाए, इस बात का चिंतन मंथन करने के लिए 14 अप्रैल मनाने का मतलब है। और दूसरा उद्देश्य होता है 14 अप्रैल मनाने का कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो विचार है, उस विचारधारा को हम और पैना कैसे कर सकते हैं, उस विचारधारा को आगे कैसे ले जा सकते हैं, और उस विचारधारा के साथ और लोगों को कैसे जोड़ सकते हैं। सर आपकी बात में एक चीज़ मुझे बहुत ही ज़बरदस्त आपकी बात लगी। अगर आप कह रहे हैं कि क्योंकि आप बैंक सेक्टर से जुड़े हैं और आप बैंक मेरे ख्याल से SBI मैनेजर
आप सर शिमला में भी वो रहे जी हैं। हाँ, जी हाँ। और आपको तो इस फाइनेंस का तो आपको बहुत डिटेल में नॉलेज होगा। और दूसरी मैं एक चीज़ कहता हूँ कि जो आपने कहा है कि अगर हमारे पास एक बिग फंड आता है, बड़ा फंड आ जाता है, तो उस फंड को कैसे एलोकेट करना है। जो आपने एक बात कही कि एक छोटे से फंड को हम वहाँ उसको यूज करें उस विशेष दिन के लिए, और जो हमारे पास बहुत बड़ा फंड होता है वो हम उसको पूरे साल के लिए, जहाँ हमने इन चीज़ों की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, वहाँ हम इस पैसे को लगाए। और मुझे सर ये आपका बहुत बेहतरीन प्लान लगा। मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत दूर तक जाएगी और ये लोग इन चीज़ों को इस तरह के फॉर्मूले जो है सर आज तक किसी ने दिए नहीं है। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखिए- किए हैं, बहुत सारे लोगों से मैंने बात की है। और अगर आप कुछ जोड़ना चाहे सर जरा। देखिए, जो एक बाबा साहब की एक बहुत बड़ा जो मिशन है, द मिशन ऑफ बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इज टू क्रिएट द सेंस ऑफ पे बैक टू सोसाइटी। पे बैक टू to सोसाइटी। society। हाँ, और पे बैक सोसाइटी के लिए पैसों की ही जरूरत नहीं है। यस, जरूरी नहीं है कि उसके लिए हाँ, पैसे उसके लिए money पैसे के चाहिए, पैसा द्वारा चाहिए। ही आप पे बैक हाँ, सोसाइटी कर सकते किया जा हैं। सकता है। और जैसे आपने फंड की बात की, हम्म। फंड ठीक है करिए, पर कुछ काम ऐसे भी हैं जो बिना पैसे के भी किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मोहल्ले में जाइए, गांव के किसी सेक्टर में जाइए जहां पर बहुत से हमारे लोग रहते हैं और उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। आप वहां पे आपके पास उसी मोहल्ले में बेरोजगार लोग भी मिल जाएंगे, बिल्कुल, जिन्हों ट्रेनिंग शुदा भी मिल जाएंगे, और रिटायरी लोग भी मिल जाएंगे जो कि घर में बिल्कुल आराम से पड़े हैं। और वही लोग, उन लोगों का 5 लोगों का ग्रुप बना लीजिए, ठीक है, 5 लोगों का ग्रुप बनाइए और वहाँ पे उनको बोलिए कि इस मोहल्ले में जिसके घर में 5, 7, 10 बच्चे बैठने की जगह है, वहाँ पे उन बच्चों को बुलाया जाए और 5 लोगों की ड्यूटी लगा दे कि वो उनको 1-2 घंटे 3 घंटे उनको पढ़ाएंगे, ठीक है। अब बताइए मेरे को इसमें कौन सा खर्चा हो रहा है। उसी मोहल्ले का आदमी है पढ़ाने वाला, उसी के मोहल्ले के बच्चे हैं पढ़ने वाले। आपने कहीं किराया नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, बिल्डिंग का किराया देना है, किसी के बरामदे में बैठिए, किसी कमरे में बैठिए, किसी के आंगन में बिठा दीजिए बच्चों को, वहाँ पे आप ट्यूशन उनको पढ़ाइए। और ज़रूरी नहीं है कि यदि आप उनको स्कूल के सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते तो कम से कम उनका होमवर्क तो करवा ही सकते हो। अब ये है पे बैक सोसाइटी। उससे क्या होगा कि जैसे आज मैंने पहले भी बात की थी कि आज की डेट में बच्चों के सरकारी स्कूलों में एग्ज़ाम तक नहीं हो रहे। यदि एग्ज़ाम नहीं होगा तो बच्चा पढ़ेगा क्यों। तो यदि आप उनकी फाउंडेशन मजबूत करना चाहते हैं और उनको उनका स्तर, शिक्षा का स्तर जो सुधारना चाहते हैं, तो आप इस ऐसे तरीकों से भी अपने समाज का सुधार कर सकते हैं और पे बैक सोसाइटी कर सकते हैं। पैसों की यहाँ कहीं ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात कि जैसे आपने मान लिया किसी गांव में जाके जागरूकता कैंप लगाना है, या किसी गवर्नमेंट की स्कीम्स बतानी है, या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लगाना है, आप एक 5 आदमी की टीम बना लीजिए। जो पहले मैंने बात की पढ़ाई वाली, उसमें क्या है, 5 आदमी जैसे ट्यूशन सेंटर में जाते हैं, मान लिया 2 बंदों को कहीं काम पड़ गया, 2 आदमी को काम पड़ गया अपना, तो 3 लोग तो जाएंगे ना। एक भी दिन आपका ट्यूशन सेंटर बंद नहीं होगा। आज मेरे को काम है, मैं नहीं जाऊँगा, कल को आपको काम है, आप नहीं जाएंगे, तो 4 आदमी तो जाएंगे, ठीक है। और इसी प्रकार 5 आदमियों की टीम आप बना लीजिए, 5 लोगों की टीम बना लीजिए, उसमें 1-2 बेरोजगार भी हो सकते हैं, उनसे पैसे ना लीजिए। एक आजकल हमारे समाज में बहुत से लोग ऐसे साधन संपन्न भी हो चुके हैं जिनके पास अपनी गाड़ियाँ हैं। 5 लोगों में से 2 लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको जिनके पास गाड़ी होगी, गवर्नमेंट सेक्टर से टायर होंगे, या कहीं ऐसे होंगे अच्छे बैठे होंगे जो समाज को कुछ दे सकते हैं, समय भी पैसा। आपको कोई भी एक पैसा भी इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, किसी से मांगने की जरूरत नहीं, कुर्सी टेबल कुछवाने की जरूरत नहीं है। आप 1000 रुपये इकट्ठा कीजिए, बड़े आराम से आदमी कर सकता है। जल्दी समाज के जितने भी रिटायरी लोग हैं उनको अच्छी खासी पेंशन मिलती है, वो 500-1000 रुपये बड़े आराम से समाज के लिए खर्च कर सकते हैं। 5-5 इकट्ठे करेंगे तो 5000 रुपये हो जाता है ना। और या 2 बेरोजगार है तो 3000 तो है ही आपके पास। आप कहीं 50-60 किलोमीटर के एरिया में आप उस कार को ले जाके हर संडे को किसी एक हफ्ते में एक बार कहीं भी जाके आप जागरूकता कैंप लगा सकते हैं। 5 लोगों में से आपके 3 तो रहेंगे, 1-2 को काम पड़ गया। और मान लिया आपकी पहली मीटिंग में आपका 700 रुपये खर्चा आया, तो 3000 में से आपके पास 2300 रुपये बच गया, कैरी ओवर हो जाएगा, अगली मीटिंग में वो चला जाएगा। यदि फालतू लगता है तो और डाल दीजिए, जो बचता है तो अगली मीटिंग के लिए कैरी ओवर हो जाएगा। बहुत हर बढ़िया महीने सर। आपको जैसे पेंशन मिलती है वैसे करेंगे। बहुत और जहाँ तक मेरी बात है अपनी, तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे को जब भी पेंशन मिलती है तो मैं, बाबा साहब ने 5% बोला है, तो मैं 5% के करीब, जैसे लोग सत्यनारायण की कथा के लिए अलग से रखते हैं, मैं वैसे ही अपने लिफाफे में उतना पैसा उठा के रख लेता हूँ। फिर मेरे को पता है कहीं तो मेरा फिक्स जाता है कि अकाउंट से चला जाता है सीधा कहीं एनजीओ में। जैसे हमारी मानव सेवा ट्रस्ट की एनजीओ, तो वहाँ में 1000 रुपये मेरा वहाँ जाता है। गुरु 10,000 है, वहाँ में हर महीने में
तौर पर ठीक, देने के लिए ठीक, अभी सोच रहा हूँ। बहुत- ठीक है, बहुत ऐसे ही कई बार व्हाट्सएप ग्रुपों में आ जाता है कि बहुत- आदमी बीमार है, इसको पैसों की जरूरत है, इसका इलाज जबरदस्त, कराना है, बहुत या बढ़िया, किसी बच्चे की बिटिया की पढ़ाई का है। बहुत बढ़िया। मानसिक ट्रस्ट से मैं जुड़ा हूँ, वहाँ पे हमारे पास करीब 25 बच्चियाँ गर्ल स्टूडेंट हैं हम्म, जो हमने अडॉप्ट करके हैं पढ़ाने के लिए, है ना। और मैंने अपने जॉब टाइम में भी 36 साल नौकरी, तो 36 साल में मैं हर समय मेरे पास एक स्टूडेंट एटलीस्ट पढ़ाने के लिए रहा, जिसको मैंने अडॉप्ट करके रखा कि उसको पढ़ाया भी और बहुत- पढ़ाई भी बहुत- कराई और बहुत बहुत जबरदस्त, तक वो लोग बहुत पहुंचे, जबरदस्त सर। उन्होंने अच्छा करियर बनाया। बहुत तो बढ़िया। ये एक तरीका है, आपको ना रिसीट बुक भी छुपाने की जरूरत बिल्कुल, नहीं है। यदि बिल्कुल, आपके बिल्कुल। अंदर एक विजन है और एक विल पावर है, तो आप किसी भी रूप में अपने समाज को पे बैक सोसाइटी पे बैक सोसाइटी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत जबरदस्त सर। दर्शकों, आज मैं ऐसी पर्सनालिटी, ऐसे शख्स से मिला हूँ जिन्होंने पूरा बहुत बढ़िया प्लानिंग है कि हम किस तरह से अपना मनी को मैनेज कर सकते हैं, अपने फंड को एलोकेट कर सकते हैं, किस तरह से पे बैक सोसाइटी कर सकते हैं। दर्शकों, मैं इस पॉडकास्ट को यहीं रोकना चाहता हूं और मैं सर से भविष्य में जब भी और कभी मैं जरूर मिलूंगा सर आपसे, जरूर मैं आपसे कभी बात करूंगा। और मुझे लगता है बहुत सारी बात है, आप बहुत कुछ सोसाइटी के लिए, बहुत कुछ पे बैक की जो बात हुई है, बहुत कुछ पे बैक हो सकता है। आपके पास बहुत सारा खजाना है सर, बहुत सारा भंडार है आपके पास। ठीक है, कोशिश सर आप हमारे शो पर आए, आपका धन्यवाद करेंगे हाँ, कि अगले एपिसोड में मैं पे बैक सोसाइटी के ऊपर ही बात करूंगा। अगला एक एपिसोड पे बैक सोसाइटी के ऊपर थैंक ही यू सर, बनाएंगे। आप सर हमारे शो पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन फ्यूचर में जब भी कभी हाँ आपको वक्त लगे या कुछ है तो जरूर सर हम आपसे बात करेंगे। सर धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।